हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर, जिसमें आज हम सीखेंगे मौद्रिक नीति। तो किस तरीके से मौद्रिक नीति के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है, ये आज हम सब जानेंगे। तो उसके लिए बेसिक फाउंडेशन हमने तैयार कर लिया है, जिसमें फर्स्ट पेज पे अवधारणा, उद्देश्य, उपकरण, जिसमें उपकरण में मात्रात्मक उपकरण, चयनात्मक उपकरण और इन सब के अलग अलग प्रकार। ऐसे ही आगे मौद्रिक नीति में वर्तमान परिवर्तन, जिसमें संस्थागत सुधार और मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसके आगे मौद्रिक नीति की सीमाएं। तो हम इन सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 2 पर। अब हम सारी जानकारियाँ पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 2 पर आते हैं। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक शब्दावलियाँ जान लेते हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे सिक्योरिटी, प्रतिभूति। तो क्या होती हैं प्रतिभूतियाँ। तो प्रतिभूतियाँ वे सभी दस्तावेज होते हैं जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था से या बाजार से धन की उगाही की जाती है, वह सभी प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं। यह सरकारी प्रतिभूति और निजी प्रतिभूति हो सकती हैं। सरकारी प्रतिभूति सरकारी बाजार में धन एकत्रित करने का सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, एक डेट सिक्योरिटी, एक शेयर सिक्योरिटी, मतलब एक ऋण प्रतिभूति, एक अंश प्रतिभूति। दूसरा देखेंगे NDTL, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। NDTL मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। हर बैंक अपनी एक बैलेंस शीट तैयार करता है, जिसमें वो अपने डिपॉजिट और अपने लोन्स दिखाता है, मतलब उसने कितनी जमा स्वीकार की और कितने ऋण दिए, कितने लोन दिए। तो डिपॉजिट हमेशा 2 प्रकार की होती हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जैसे हमारा सेविंग अकाउंट है, जिसमें हमने मान लिया 10 लाख रुपए जमा करके रखे हुए हैं, जब हम चाहें तब वो 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं किसी भी समय। एक टाइम डिपॉजिट होती है, जैसे कि हमने कोई भी बॉन्ड या डिवेंचर खरीद रखा है, तो एक निश्चित समय के लिए होता है। कोई भी बॉन्ड हमने ख़रीदा है तो मान लिया 6% ब्याज दर से हमने ख़रीदा है और उसका परिपक्व अवधि 3 साल है। अगर हम 3 साल से पहले उस बॉन्ड को भुनवाते हैं तो हमें नुकसान होगा। इसे टाइम डिपॉजिट करते हैं, मतलब एक समय के बाद ही हम उस पैसे को निकाल सकेंगे। तो जब डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों को मिला देंगे तो उसे बोलते हैं ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब GDTL। जब GDTL में से IBL निकाल दिया जाता है तो NDTL बचता है। तो IBPL क्या है। IBL मतलब इंटर बैंकिंग टाइम लायबिलिटीज़, जैसे चेक वगैरह। मतलब मेरा अकाउंट SBI में है और आपका ICICI में। अगर मैं आपको अपने अकाउंट से चेक काट के देते हैं SBI से, और आप अपने बैंक में ICICI में जाके उस बैंक चेक को डिपॉजिट करते हैं, तो कुछ समय बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो बैंकों की इंटरनल लिंकिंग होती है, जिससे वो चेक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि इंटर बैंक टाइम लायबिलिटी। मतलब आपस में उन्होंने बदल लिया, हमें इससे कोई समस्या नहीं हुई है। तो जब GDTL से IBL को निकाल देते हैं तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी एंड NDTL बचता है। अब देख लेते हैं सीमांत लागत, मतलब किसी वस्तु इकाई के अतिरिक्त उत्पादन की जो लागत होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। मतलब कोई भी फैक्ट्री है, उसमें एक इकाई, मतलब एक पेन की फैक्ट्री है, उसमें से एक पेन, सारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ एक पेन उत्पादित करने में जो पैसा लगेगा, जो लागत आएगी, उसे हम सीमांत लागत कहेंगे। मतलब पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक पेन उत्पादित करना है, तो सारी फैक्ट्री में चलाएंगे, मज़दूर बुलाएंगे, जितना भी काम होता है सब कुछ करेंगे, उस पेन को उत्पादन करने में जितनी लागत आई उसको हम बोलेंगे सीमांत लागत। तो हमने शब्दावलियों को देख लिया। अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट के साथ में। तो आप आते हैं पेज नंबर 3 पर। मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, उसमें 2 उपकरण अपनाए गए हैं, 2 रास्ते होते हैं, जिसमें एक मात्रात्मक उपकरण, दूसरा चयनात्मक उपकरण। तो मात्रात्मक उपकरण के माध्यम से RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है मुद्रा की आपूर्ति को। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि और मुद्रा स्फीति दर के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो इसके 2 टूल्स हैं, जिसमें मेनली LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या तरलता समायोजन सुविधा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम बोलूँगा,
आप दोनों चाहे लिख सकते हैं या फिर एक लिखेंगे। तो LAF मतलब तरलता समायोजन सुविधा, यह अल्पकालिक समायोजन सुविधा होती है। मतलब RBI तरलता को, अल्पकालिक तरलता को समायोजित करता है। तो इसके लिए दो प्रकार के टूल्स अपनाए गए हैं। यह दोनों टूल्सों को RBI की नीतिगत दरें या इन्हें मतलब अन्य उपकरणों को मैनेज किया जा सकता है इनसे। तो ये दो हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो देखेंगे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होती हैं। तो रेपो रेट का फुल नाम होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, मतलब पुनः क्रय विकल्प। तो इसमें वह ब्याज दर जिसके माध्यम से RBI व्यापारिक बैंक को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है, रेपो रेट कहलाती है। यह ऋण देने का आधार RBI द्वारा प्रमाणिक रूप से प्रतिभूतियाँ होती हैं। मतलब प्रतिभूतियों के आधार पर RBI बैंक को ऋण देता है। अगर रेपो रेट की दर कम होगी, मतलब बैंकों को ऋण लेना सस्ता होगा। अगर बैंकों को ऋण लेना सस्ता होगा तो ग्राहक को ऋण लेना सस्ता होगा। जैसे ही ऋण सस्ता होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब धन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी का रूप छाया हुआ है तो RBI इस तरह का कदम उठाकर अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को या तरलता के प्रवाह को बढ़ा सकती है। अब दूसरा देखें हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यह वह ब्याज दर है जिसके आधार पर RBI व्यापारिक बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण लेता है। मतलब अर्थव्यवस्था से RBI को पैसा वापस खींचना है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर तेज़ी से बढ़ रही है तो RBI मुद्रा को तरलता से, मतलब मुद्रा को अर्थव्यवस्था से वापस ले लेता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट अगर RBI बढ़ाएगा तो बैंक हमेशा अपने लाभ के लिए काम करते हैं। रेपो रेट ज़्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो बैंकों को ग्राहक को लोन देने से ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो RBI को लोन दे। तो RBI को ऋण दे देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आ जाती है। मतलब ग्राहकों को लोन महंगा मिलेगा, ग्राहकों को लोन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि RBI किस तरीके से अपने नीतिगत दरों में परिवर्तित करके अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसी में आगे बढ़ेंगे मात्रात्मक उपकरण में। दूसरा आएगा VRR, मतलब परिवर्तनीय कोष अनुपात, रिजर्व कोष का प्रावधान। तो इसमें देखेंगे तो दो टूल्स इसके भी मेनली होते हैं, एक CRR, एक SLR। तो CRR में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। VRR के तहत RBI अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को कुछ धनराशि रिजर्व सुरक्षित रखनी होती है। यद्यपि यह धनराशि जो होती है परिवर्तित रहती है। तो रिजर्व के उस दो प्रकार के होते हैं, एक CRR, एक SLR। CRR में कैश रखा जाता है और SLR में बॉन्ड, डिवेंचर, गोल्ड, कैश, सरकारी प्रतिभूतियाँ, इन सब माध्यमों में रखा जाता है। तो हम CRR को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखेंगे RBI अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा RBI के पास नकद के रूप में रखना होता है। इसे CRR कहते हैं। तो RBI का जो है धनराशि है जो RBI को मिली बैंकों के माध्यम से, RBI इस पर कोई भी ब्याज अदा नहीं करता है। CRR बैंकों के लिए, अगर मतलब बैंकों की तो आय वही होती जो उसमें जमाए हैं। अगर CRR की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो बैंकों के पास में धन की कमी हो जाएगी, तो वह कम ऋण दे पाएंगे। जब कम ऋण दे पाएंगे तो उनको कम लाभ होगा। तो इससे कह सकते हैं जैसे जैसे CRR बढ़ेगा वैसे वैसे बैंकों की साख सजन क्षमता कम होती जाएगी, या CRR जैसे जितना कम होगा बैंकों की साख सजन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब दूसरा देखेंगे SLR, मतलब सर्वाधिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें भी RBI अधिनियम 1934 के तहत प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने NDTL का कुछ हिस्सा रिजर्व रखना होगा, जो गोल्ड, कैश और सरकारी प्रतिभूति के रूप में हो सकता है। तो ये देखेंगे कि यह अप्रत्यक्ष रूप से SLR के द्वारा सरकारी वाणिज्यिक रूप से धन की उगाही करता है। मतलब सरकार ने SLR के माध्यम से जो भी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड, डिवेंचर बेचा है उसके माध्यम से वाणिज्यिक रूप से धन की उगाही कर लेगा। अगर SLR कम होगा तो तरलता सर्वाधिक होगी। मतलब क्या होगा, जब SLR कम होगा तो जो
ऋण होगा वो बैंक ज़्यादा मात्रा में दे सकेंगे। उनको कैश अपने पास उसको मतलब गोल्ड डिवेंचर कैश या प्रतिभूतियों में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो बैंकों के पास धन ज़्यादा होगा, वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऋण दे सकेंगे। जब ज़्यादा मात्रा में ऋण दे सकेंगे तो तरलता अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके आगे और देखते हैं OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब किस तरीके से RBI खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके मौद्रिक नीति के तहत ही अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को या धन की तरलता को नियंत्रित करता है। तो जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय RBI बैंकों के माध्यम से खुले बाज़ार में करता है। यह तरलता नियंत्रण का एक उपाय होता है। तो RBI के माध्यम से बैंकों के द्वारा जब भी सिक्योरिटीज़ का क्रय किया जाता है, क्रय मतलब अब यहाँ पे ध्यान रखने बात ये है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो सरकार द्वारा जारी की गई हैं। मतलब सरकार द्वारा एक कागज़ जारी किया गया है कि यह कागज़ 10 लाख रुपए का है। अगर कोई व्यक्ति उसे ख़रीदता है तो 10 लाख रुपए वो देगा बैंक को और बैंक उसे वह कागज़ दे देगी। तो अब यह है कि सरकार ने क्रय किया है। क्रय किया है मतलब किसी इंसान के पास में वह पहले से था, उसे पहले बेच चुकी है। जब क्रय करेगी तब वह सरकार अपना कागज़ वापस लेगी और उसे बदले में 10 या 11 लाख रुपए जो भी उसका होता है ब्याज सहित वो उसे वापस करेगी। मतलब ग्राहक के पास पैसा आ गया तो तरलता बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब अर्थव्यवस्था से RBI को पैसा वापस लेना होता है, अपने पास खींचना होता है, तो वह इन प्रतिभूतियों का विक्रय करती है। मतलब RBI के माध्यम से बैंक यह बेचते हैं, विक्रय करते हैं, जो ग्राहक को एक कागज़ थमा देते हैं और उसके बदले में उससे 10 लाख रुपए ले लेते हैं, जिससे ग्राहक के पास धन की कमी हो जाती है, अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा कम हो जाती है। अब देखेंगे MSF रेट मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मतलब सीमांत स्थायी ब्याज दर। यह ब्याज दर जिस पर RBI अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। मतलब एक रात के लिए सिर्फ और सिर्फ ऋण उपलब्ध कराता है। इसे तरलता समायोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रात के लिए बैंकों की तरलता को बनाए रखने के लिए या फिर उसे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जाता है। इसमें RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को सिर्फ NDTL का मात्र 1% ही ऋण दिया जाता है। यह स्थिति आपातकालीन स्थिति में बैंकों की तरलता की समस्या को दूर करने का एक सहायक उपाय है। नॉर्मल तौर में नहीं यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में यूज़ किया जाता है। MSF रेट हमेशा ज़्यादा होगी रेपो रेट से, और MSF रेट जितनी ज़्यादा होगी, MSF रेट जितनी ही कम होगी तरलता उतनी ही होगी। क्योंकि MSF रेट अगर कम हुई, उनको लोन सस्ता मिल गया, तो तरलता ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनको लोन देना भी महंगा हो जाएगा। अब देखेंगे बैंक रेट क्या होती है। तो RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए जो ऋण देता है उसे बैंक रेट कहलाती है। बैंक रेट के द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक साख क्षमता निर्माण करना का अधिकार मिल जाता है। इससे वह साख क्षमता निर्माण कर सकते हैं। तो बैंक रेट अगर सर्वाधिक होगी तो तरलता हमेशा कम होगी, क्योंकि अगर बैंक रेट ज़्यादा हो जाएगी तो बैंक को लोन लेना महंगा हो जाएगा। जब बैंक को लोन लेना महंगा हो जाएगा तो ग्राहकों को लोन महंगा हो जाएगा। जैसे ग्राहकों को लोन महंगा हुआ, अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की तरलता कम हो जाएगी। तो हम ये सब देखें कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय क्या हैं। अब ऐसे ही हम देखेंगे चयनात्मक उपाय या चयनात्मक उपकरण। तो इससे पहले हमें जान लें कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, अगर वह वैश्वीकरण के प्रभाव में है, मतलब एक देश का दूसरे देश का जुड़ाव है विभिन्न नीतियों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, आयात निर्यात के माध्यम से, तो एक देश का दूसरे देश की मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ेगा। एक देश की नीतियाँ दूसरे देश की नीतियों को प्रभावित करेंगी। अब ऐसे ही एक दो टर्म जान लेंगे। मतलब अमेरिका की जो सरल मौद्रिक नीति है उसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहेंगे, और जो कठोर नीति है उसे क्वांटिटेटिव टेपरिंग कहेंगे। तो अब हम देखते हैं, अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। चयनात्मक उपकरण देखेंगे। चयनात्मक उपकरण मतलब इसके अंतर्गत RBI मुद्रा तरलता के साथ साथ उसके उपयोग को भी नियंत्रित करता है कि वह किस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में जो तरलता बढ़ाई जा रही है वह किस क्षेत्र में बढ़ाई जाएगी, तो इसका भी निर्धारण करता है। इसके माध्यम से क्षेत्र विशेष को अधिक रियायत मिलती है, उसको सस्ता लोन मिलता है
जिसे निर्धारित किया जाएगा। तो हम देखेंगे मार्जिनल सीमा निर्धारण, इसके तहत जो पहला कदम उठाया जाता है। तो मार्जिनल सीमा निर्धारण में आरबीआई द्वारा ऋण विशेष पर एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि वह किस क्षेत्र में कितना लोन किस किस मात्रा में किस ब्याज दर पर दिया जाएगा। तो मार्जिनल सीमा पर में जैसे ही परिवर्तन किया जाएगा तो ऋण के आकार में परिवर्तन आ जाएगा। ऋण के आकार में परिवर्तन आते ही क्षेत्र विशेष में मुद्रा की तरलता प्रभावित हो जाएगी। यद्यपि आरबीआई द्वारा यह कदम अन्य क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इस प्रयास से जो बैंकों की वाणिज्यिक बैंकों की साख सहन क्षमता होती है उसके लिए जोखिम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मार्जिनल मतलब जैसे ही ब्याज दरें कम की जाएंगी किसी क्षेत्र विशेष के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तो आरबीआई और उसके जो बैंक होंगे उसके लिए जोखिम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अब दूसरा देखेंगे इसका नैतिक उपाय, चयनात्मक उपकरण का नैतिक उपाय क्या होता है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता है। तो आरबीआई भी आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करता है तो वाणिज्यिक बैंकें या व्यापारिक बैंकें भी उन नीतियों का पालन करते हुए अपनी नीतियों में पालन करें। इसीलिए इसे नैतिक दबाव के रूप में मानते हैं। हालांकि यह ज़रूरी नहीं होता या अनिवार्य नहीं होता है कि जो भी नीतिगत बदलाव आरबीआई ने अपनी नीति में किए हैं वह बैंक ही करें, लेकिन एक तरीके से नैतिक दबाव होता है जिसके माध्यम से वह अपनी नीतियों का बदलाव करती हैं। अब तीसरा देखेंगे साख राशनिंग। तो आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को ऋण योग्य राशि पर ऊपरी सीमा लगाकर तरलता का नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। इसे बोलते हैं साख राशनिंग। इसका उद्देश्य होता है कि मुद्रा के प्रवाह को अनावश्यक क्षेत्रों की बजाय किसी वांछित क्षेत्र में उपलब्ध कराना। इससे उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति में क्या संस्थागत सुधार किए थे, ये हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा। तो संस्थागत सुधार में देखेंगे कि मुद्रास्फीति, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि दर के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। मतलब मौद्रिक नीति में संस्थागत सुधार किए बिना भारत सरकार और आरबीआई के मध्य एक समझौता किया गया है कि इसके मध्य कैसे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसके लिए एक अलग स्वतंत्र संस्था का स्थापना किया गया है जिसे मौद्रिक नीति के लिए जो अपना एक मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी जो एक स्वतंत्र होगी। आरबीआई अधिनियम 1934 में आवश्यक संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति का स्थापना किया गया है जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति का स्वतंत्र संचालन किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। तो इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होंगे, इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। और जो आरबीआई से निर्देशित किए जाते हैं तो उसमें 3 सदस्य होंगे, इसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी होता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित लक्ष्य के अनुसार रखना। जैसे मुद्रास्फीति का हमारा लक्ष्य रहता है 4 ± 2%। तो मौद्रिक नीति में वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, यह उसके उद्देश्य हैं। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि आरबीआई के कार्यों में इससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जिससे आरबीआई की स्वायत्तता भी बाधित होगी। परंतु इसका मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति की समीक्षा में पारदर्शिता लाना है, आर्थिक विकास को बढ़ाना है, न कि आरबीआई की स्वायत्तता का हरण करना है। तो अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति की सीमाएं क्या हैं। तो मौद्रिक नीति की सीमाओं को पहले हम 2-4 पॉइंट्स में जो मिलनी हैं फिर उनको देख लेंगे और फिर उसके बाद में कुछ उनको डिटेल में पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मौद्रिक नीति की सीमाओं में ये कारण बहुत बड़ा है कि असंगठित वित्तीय बाजार की उपलब्धता आज भी बनी हुई है, जो एक बड़ा प्रभाव है। उचित मौद्रिक संक्रमण की व्यवस्था का अभाव है कि सरकार की आरबीआई की मौद्रिक नीति पूर्णतः लागू नहीं हो पाती। गैर मौद्रिक लेन देन है, कई जगहों पर अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों
के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाता है कि आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ हुई, जैसे कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ गई, उनकी कमी हो गई, या उनके प्राइस बढ़ गए, या उनकी शॉर्टेज हो गई तो उससे उनकी प्राइस बढ़ गई। तो इसी में हम देखेंगे जो मेन फैक्टर आ रहा है कि PLR, बेस रेट, इन दोनों को हम थोड़ा ठीक से समझेंगे। तो इन्हीं के उपाय भी समझेंगे कि ये किस तरीके से एक सीमा बनकर रहेगा, उनका क्या उपाय किया गया। तो PLR में हम देखेंगे कि प्राइमरी लैंडिंग रेट मतलब प्रधान उधारी दर, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा अपने विश्वास पात्र को ऋण देने के लिए जिस ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है उसे PLR कहते हैं। और यह ऋण की वह पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, अतः इससे व्यवस्था में सुधार के लिए बेस रेट प्रारंभ किया गया। मतलब इससे अपने विश्वास पात्रों को ऋण देने के लिए बैंक्स अपने आप से ब्याज दरें और ऋण दर निर्धारित कर लेती थी। इसे पारदर्शिता विद्यमान नहीं होती थी, तो अब इसके सुधार के लिए बेस रेट का प्रारंभ किया गया। तो बेस रेट देखेंगे क्या है। व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने के लिए जिस न्यूनतम ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है उसे बेस रेट कहते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 से ख़त्म कर दिया गया है कि इसके माध्यम से भी ग्राहक अपने ऋण नहीं ले सकेंगे बैंकों से। तो इससे उचित, क्योंकि इस व्यवस्था के बाद भी उचित मौद्रिक संक्रमण का अभाव होता था। अब जैसे कि क्या होता था कि RBI कठोर नीति का प्रयोग करता था, तो व्यापारिक बैंकें अपनी बेस रेट में वृद्धि कर देते थे, जिससे परिणाम स्वरूप कठोर मौद्रिक नीति का बोझ ग्राहकों पर हस्तांतरित हो जाता था। अब इतना ही नहीं, जब RBI विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करता था तो बैंक द्वारा अपनी बेस रेट में कमी नहीं की जाती थी, जिससे ग्राहकों को सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ नहीं मिल पाता था। इससे मतलब मौद्रिक संक्रमण का अभाव होता था, तो ग्राहकों को इससे हानि होती थी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बेस रेट का नया फार्मूला सामने लाया गया, जिसे MCLR कहा गया। मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, फंड की सीमांत लागत के आधार पर उधारी दर। मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को अपनी उधारी दर का निर्धारण करते समय धन की सीमांत लागत को भी आधार बनाया गया। मतलब रेपो रेट में कमी होने पर बैंकों को अपनी उधारी दर में भी कमी करनी होगी। इसे MCLR का उद्देश्य मतलब मौद्रिक संक्रमण में पारदर्शिता लाना था। अब MCLR का मासिक आधार पर अध्ययन किया जाने लगा, जिसके आधार देख सकते हैं हम क्या क्या हैं। जैसे कि पहला है फंड की सीमांत लागत, दूसरा है CRR के कारण नकारात्मक लाभ, तीसरा है बैंकों की परिचालन लागत, तीसरा है दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त ब्याज। मतलब बैंक उधारी दर से सीमांत लागत में सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा। इसकी सीमांत लागत क्या क्या रहेगी। अगर रेपो रेट कम है तो तरलता बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे बैंकों को ऋण लेना सस्ता हो जाएगा और ग्राहकों को ऋण लेना भी सस्ता हो जाएगा, जिससे तरलता बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते रहेंगे अगले नए वीडियो के साथ में। कल से हम देखेंगे बैंकिंग और बैंकिंग की कार्यप्रणाली। तो धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।